फिर हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा था, कुछ कहा नहीं था, बस एक मैथ डालना था हमने कि अगर मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, यहाँ फाइनली पहुंचा हूँ मैं ऐसे होते हुए, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ ऐसे, आर ए प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी। ठीक है ना, तो ये आर ए और आर बी, आर ए प्लस आर बी ए इक्वल टू आर बी हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखने वाली बात ये है कि जो फाइनल पोजीशन आएगा एक तरह से वेक्टर एडिशन ही है। यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ से यहाँ करोगे तो वेक्टर रिजल्टेंट पोजीशन आ जाएगा ये। तो इनिशियल पोजीशन प्लस चेंज इन पोजीशन इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसको वेक्टर एडिशन को सपोर्ट कर रहा है, तो पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, पोजीशन को हमने वेक्टर की कैटेगरी में डाला है, और पोजीशन का वेक्टर की कैटेगरी में डाला है हमने, तो हमारे लिए सही बात हो गई हमारे लिए अच्छा हो गया कि अब वेक्टर बन गया ये। हमने डिफाइन किया कि डिस्प्लेसमेंट इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये एक हमने एक डेफिनेशन दिया था। मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, और किसी को डाउट हो तो मैसेज कर देना आप क्लास से पहले, तो अगले क्लास में मैं उन क्वेश्चंस को ले लूंगा। ठीक है, ताकि पूछना ना पड़े, टाइम ना वेस्ट करना पड़े। इधर देखना, इधर आना। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोला जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई ओरिजिन जरूरत नहीं है, कोई भी इनिशियल पॉइंट ले सकते हो आप, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कहीं से भी आप इनिशियल पॉइंट ले लोगे वो डिस्प्लेस हो जाएगा उतना, उसके लिए कोई ओरिजिन की जरूरत नहीं है। हाँ, इनिशियल पॉइंट की जरूरत है, बट उसके लिए कोई ओरिजिन की जरूरत नहीं है, ओरिजिन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है अपने को। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम वेक्टर में भी पढ़ रहे थे, क्यों वेक्टर है एंड ऑल दिस थिंग्स। और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कहते हैं हम लोग, चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है ये। आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप डिस्प्लेसमेंट को ना हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस को हम लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, एस को हम कैसे लिख सकते हैं? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये ध्यान रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने कुछ कहा नहीं, सिंपल सी बात है। कोई पार्टिकल अगर कोई ओरिजिन डिफाइन कर देते हो आप, यहाँ से मान लो आपने एक ओरिजिन डिफाइन कर दिया, इसके लिए ये इनिशियल पोजीशन है, ये आर इनिशियल है, और ये चलते चलते यहाँ पहुंच गए, आर फाइनल हो गया ये, और ये डिस्प्लेस कर गया यहाँ से यहाँ, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दिए हम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स आर फाइनल। सो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये देखो वेक्टर में सबको पढ़ा दिया है मैंने अभी तक, ये सब चीजें, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ा दिया है मैंने। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, और ये एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के थ्रू लिखा भी जा सकता है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं लिखना है शॉर्टेस्ट पाथ, अब नहीं लिखना है डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है, स्केलर लिख रहे हैं आप, आपको लिखना है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, और क्या लिखना है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। दो फॉर्मूले, दो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 2 मतलब एक ही है, बस दोनों को लिख सकते हैं आप। बेटर हो कि यही लिखें, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, ज्यादा कुछ बकर बकर करे लोग तो लिख दीजिए कि शॉर्टेस्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बाकी इस फॉर्मूला में सब कुछ है। किसी के ऊपर कोई भी कुछ कहे तो आर्गुमेंट कर सकते हैं आप। कोई भी फॉर्मूले को कहता है कि नहीं गलत है, या कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, उसको आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। अब भरपेट आर्गुमेंट करिए, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि स्केलर की तरफ बताने के लिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना, तब आर्गुमेंट कर सकते हो, क्योंकि आर्गुमेंट करने वाली चीज है ये सब। 70-80% जनता को ये नहीं पता है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं।
तो बहुत माइन्यूट सी बातें होती है, छोटी छोटी पर मोटी बातें होती हैं जो आगे जाके बहुत काम आता है। ये तो हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। अब आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा ये देखो, जो लोग थोड़ा पोजीशन वेक्टर वगैरह नहीं पढ़े हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं पढ़े हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये मान लो यहाँ पे 2,3 पे है, इसको पोजीशन कैसे लिखेंगे, राइट द पोजीशन इन द फॉलोइंग केस, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मतलब ऑटोमेटिकली पोजीशन वेक्टर इन फॉलोइंग केसेस। ये तो पता है सबको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। 2,3 एक पार्टिकल ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, तो उसका पोजीशन कितना लिखेंगे आप, √4 + 9। अंडर रूट नहीं, उसका तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना। वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, 2i कैप 3j कैप। अच्छा 2i 2i कैप प्लस 3j कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब क्या, वाई y एक्सिस। एक्सिस। इसे याद रखना है, ये वेक्टर वाला काम आएगा धीरे धीरे। तो मैंने जितने पढ़ाए है ना अभी तक, सब धीरे धीरे काम आएगा। ऋषि आकाश क्यों नहीं आया, कॉल नहीं किए हैं, कॉल करते हैं एक मिनट। ठीक है। 2i कैप 2i, 3j कैप। चलो बी में लिख दो आप, कोई पार्टिकल Q है जिसका 4,9 पोजीशन है, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे आप, 4i 4 in x 4i कैप 4i कैप 9j कैप प्लस 9j कैप। क्लियर। ये बहुत ही आसान होता है लिखना। जब हमको ऊपर लिखना होता है तो 3 कोऑर्डिनेट हो जाता है। मान लो ये आर ही खुद ही पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको मैंने लिख दिया 2,3,4। तो ए वेक्टर आर ए का पोजीशन क्या लिख देंगे हम ओरिजिन से, 2i कैप, हाँ बोलो, 3j कैप कैप प्लस प्लस 4k 4k कैप। क्लियर। ये बहुत ही आसान होता है सर लिखना। अगर हम बाय मिस्टेकली जैसे 2i के ऊपर ऐसा कैप लगाना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, गलत तो कोई नहीं माना जरा सा जाएगा? भी नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। कोई फालतू की अगर गलती करता है तो जबरदस्ती आपको मार्क्स काटना चाह रहा है और कुछ नहीं करना चाह रहा है। इसमें कोई गलती नहीं है, बस एक नाम है। अब इसको जबरदस्ती कोई बोलेगा कि नहीं गलती है, तब क्या कर सकते हैं, वो तो एक बेवकूफी हो गया ना। इसीलिए कॉशियस रहने के लिए आई कैप आप लोग लिखा करो, मैं तो भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग लिखा करो। मुझे एग्जाम देना नहीं है, मुझे आर्गुमेंट नहीं करना, वहां पे आपको आर्गुमेंट करना है, लेकिन मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। आई कैप को आई कैप लिखो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जे कैप को जे कैप लिखो, नहीं फर्क पड़ता है। के कैप को के कैप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ध्यान रखना है। कैप से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड हो जाता है। कंपटीशन में ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बोर्ड में फर्क पड़ेगा, इसलिए आई कैप वगैरह लगा दिया करो आर्गुमेंट से बचने के लिए। कुछ टीचर्स होंगे जबरदस्ती मार्क्स काटेंगे इस चीज को लेके। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल गो फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। मैं दे रहा हूं ए और बी कितना है। कभी कभी आपको ए पोजीशन का टर्म में दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये पोजीशन है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,9। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको बताना है कि ए से बी गया हुआ है, मतलब फाइनल पोजीशन कौन है। एक कर देते हैं हम 4 - 2 ब्रैकेट में। हाँ 4 और 9 कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन है। तो बी मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिख रहा है, किसी ओरिजिन से डिफाइन किया, ओरिजिन मैंने दिखा नहीं है। किसी अनजाने ओरिजिन से ये 4 मीटर दूर है, 9 यूनिट दूर है, ये 2 है और 3 है। कोई पार्टिकल ए से बी गया हुआ है, ठीक है ना। इसको ऐसे विजुलाइज कर देते हैं, ये 2,3 है, यहाँ से 4,9 चला गया,
तो कुछ ऐसे गया होगा ये, या ऐसे कुछ गया होगा, पता नहीं कैसे गया है, बट ऐसे गया हुआ है कुछ, ठीक है ना। सीधा ना चल के ऐसे चला है ये, यहाँ से यहाँ गया 4,9। हमें क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये मान लो ये आर इनिशियल है। देखो वेक्टर को देखो, वेक्टर को देखो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी हमेशा ना बेसिक ढूंढता है, और जेई कोई भी एग्जाम हो ना बेसिक ढूंढता है। वो जिसको बेसिक आ गया उसको कुछ दिक्कत ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। अब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना आपको लगेगा कि कंपटीशन ऐसा कुछ है नहीं। फालतू में लगता है ना कि कंपटीशन के लिए अलग से तैयारी करने के लिए अलग सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप साथ में बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जरा ध्यान से देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आर फाइनल को क्या लिख सकते हैं हम, आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि नहीं। एस वेक्टर को लिख देंगे हम आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। लिखो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर फाइनल कितना है 4i कैप प्लस 9j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। इतना समझाने के लिए कर रहे हैं, इतना समय नहीं लगता है सोल्व करने में, माइनस कर दो चुपचाप। 4 माइनस 2 2i कैप है, 9 माइनस 2 3 6j कैप। ये लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हमने -1, -3। एक बार लिख लो तो हो जाए तो बताना, मैं करता हूँ। सॉरी, ये तो फाइनल पोजीशन, फाइनल वेक्टर का पोजीशन बताया ना, -2i + 3 6j। नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट बताया है ए से बी जाने में, फाइनल पोजीशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ये। इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अलग है। दो अलग अलग दुनिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हो गया, हो गया सबका। ए का पोजीशन है -1 -3, बी का पोजीशन है 4, -10। आपको ना ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ए टू बी 5,7 सर -5i कैप i -13 कैप -7 कैप 7j 5i, -7j 7j। ए से बी है, देखो। सर +7g। नहीं, अपना जो आंसर है ना उस पर फिक्स रहो। जो एक बार अपना आंसर को देखो, ए से बी है 5 -7j। सर -5i कैप + 7j कैप। -5i कैप ए से बी जा रहे हैं हम लोग, ए से बी से ए नहीं आ रहे हैं। सर 5i कैप प्लस -7j कैप। यस सर, यस सर, यही है। 5i कैप -7j कैप इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे बेटा, डिस्प्लेसमेंट जब लिख रहे होंगे ना, मैं फाइन ए से बी जा रहे हैं ना, बी से नहीं ए जा रहे हैं। फिर से देखो डायग्राम, डायग्राम से जितना समझोगे ना कि पिक्टोरियल वे इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वीडियो इज द बेस्ट वे, visualization is all the best way to go this. Suppose this a is, अच्छा this is in third quadrant, ये मान लो यहाँ है, ठीक है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको बोला -1, -3। हम चले गए 4, -10। कौन सा कोऑर्डिनेट में हो गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कहीं यहाँ पे है। इसका पोजीशन इतना है, सीधा पोजीशन वेक्टर 4, -10। तो ये हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक है। बी का पोजीशन हम अभी इसके लिए बी फाइनल है, ये इनिशियल है, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। गया तो यहीं से यहीं है, हमने ना केवल यहाँ ओरिजिन डिफाइन करके ना थोड़ा सा ना एक बखेरा खड़ा कर दिया है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं, हर बार थोड़ी कोई ओरिजिन से मूव करेगा, तो कहीं से कहीं मूव कर सकता है कोई भी पार्टिकल। अब देखो ये
फिर से देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा देखो तो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, लिख सकते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने खूब समय लिया है समझाने में, मुझे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए यहाँ समझाने में। मैंने वेक्टर ना बहुत पढ़ाया है, कोशिश किया कि सारा चीज पढ़ा दें आपको वहीं पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, भूलो मत उसको, भूल जाओगे ना तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आर आई प्लस एस इक्वल टू आर फाइनल, एस वेक्टर हो जाएगा कितना, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब आर फाइनल का मतलब क्या है, आर बी वेक्टर है, बी क्या है ना अपने पास, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। अब देखो पोजीशन ऑफ बी कौन है, 4 कॉमा माइनस 10, मतलब 4 आई कैप माइनस 10 जे कैप, माइनस कहां से कहां गया है, माइनस आई माइनस 3, माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 आई कैप, और माइनस 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 आई कैप माइनस 7 जे कैप। अब ना जल्दी जल्दी करना है, तीसरा क्वेश्चन वही सेम है। अभी बी से ए गया है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन सॉल्व करना है। ए से बी अगर इतना है तो बी से इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट और नॉट। -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। So displacement from A to B is equal to displacement from, sorry, minus of displacement of B to A. सीधा सी बात है, किसी कहीं पे आप नॉर्थ की तरफ गए हैं, वहां से वापस आ रहे हैं तो साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं ना। ओके सर। उसी को मैथ में लिखना और कुछ करना नहीं है, उसी को मैथमेटिकली लिख देना है। देखो हर थॉट को ना मैथ में लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आई कॉम, ए जो पोजीशन वेक्टर दिया है आर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आर बी दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। डिस्प्लेसमेंट फॉर बी टू ए, सर आई कैप प्लस 4 बी टू ए सर माइनस आई कैप माइनस प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। करेक्ट। यस सर। हाँ, बी से ए गया है ना तो हमें ए माइनस बी करना है, हाँ। पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, ध्यान रखना है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन पोजीशन, चेंज इज ऑलवेज इट इज व्हाट, किसी चीज में चेंज निकालना हो तो कैसे लिखते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल वैल्यू, ये लिखते हैं ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल लिखना है, वही करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, सो आई माइनस 2 आई कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4 के कैप, और ये हो जाएगा माइनस 3 जे कैप 4 के कैप। कैप लगा दो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, ये आदत ही नहीं पड़ेगा उसको, मेरा आदत छूट गया है। इसके ऊपर मैं 5-10 सवाल भेज दूंगा जो नोट्स के साथ आपको करके रखना है, मैं डिस्कस कर दूंगा अगले क्लास में। ओवरऑल आइडिया समझ में आया पोजीशन वेक्टर का मतलब? फिर से देखो, एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है, और हर सोच को समझने की कोशिश करो, हर सोच कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर।
चेंज इन, चेंज कैसे लिखते हैं बच्चों? चेंज कैसे लिखा जाता है? चेंज मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है। चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा आर भी लिख दोगे ना आप तो चलेगा। और डेल्टा आर का मतलब होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लिखते ट्रायंगल है लेकिन बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इस बात को ना ध्यान रख लेना है गांठ बांध के। सर एक और डेल्टा भी होता है, वो डेल्टा का साइन भी यूज कर सकते हैं, जो 8 टाइप होता है। कौन सा डेल्टा? जो 8 टाइप होता है, हाफ 8। हाफ 8 ऐसे? नहीं वैसे नहीं। ऐसे नहीं कैसे होता है? ऊपर वाला सर्कल हाफ होता है, हाफ ये नीचे वाला कंप्लीट होगा, ऊपर वाला सर्कल हाफ राइट साइड से। ऐसे एक ऐसे होता है, एस टाइप होता है और ऊपर में जाकर टच हो जाता है। हाँ बस 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 थोड़ा नीचे, बस वहीं तक उसको ये कंप्लीट। को वो भी डेल्टा नहीं, उसको डेल बोलते हैं। तो आ रहे हैं बता रहे सब क्या होता है। सबका अलग अलग नाम दिया हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है। ऐसे अगर ये जान रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू हो गया, समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कहीं पे भी हो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू मतलब लार्ज वैल्यू। चेंज इन लार्ज वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड विद द डेल्टा। चेंज कुछ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन लार्ज वैल्यू। अब मैं थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे छोटे छोटे वैल्यूज में जाऊंगा, मैं कैलकुलस की तरफ एंटर करूंगा इससे। तो जो लोग क्लास गलती से मिस कर जाएंगे ना, इसको देख लेना बहुत जरूरी है, इसको समझना कैलकुलस के लिए। चेंज इन लार्ज वैल्यू, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। यही होता है डिस्प्लेसमेंट। कर लेंगे सवाल, मैं होमवर्क भेज दूंगा, इस पे लिख के होमवर्क करके रखना है बीच का। ये भी एक टेस्ट है कि आप लोग नोट्स देखते हो कि नहीं। रोज डेली रिवीजन करो, आदत डालो धीरे धीरे। सर जो डायमेंशन का भेजे तो उसका आंसर सर आप कुछ पूछा था क्या मैंने? डायमेंशन का भेजे थे ना, 4-5 क्वेश्चन एमसीक्यू, उसका आंसर कहाँ है? आंसर हम आंसर बाद में भेजेंगे, पहले सॉल्व करो उसको। कितने लोगों ने सॉल्व किया है उसको? उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बना, 8-15-16 क्वेश्चन नहीं बना। अच्छा, और लास्ट का 3 पेज हमको नहीं समझ में आ रहा था, AI EEE वाला जो। चलो लिखो वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो हम वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ, एक मिनट, डिस्टेंस पर, डिस्टेंस तो पता होगा ना सबको, डिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है। नो सर। मैग्नीट्यूड निकालने सबको आता ही होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस सर। सब कुछ तो आता है, मैंने बता रखा है वेक्टर में। लिखो वेलोसिटी।
rate of change of position vector, rate of change of position vector मतलब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। अब ना आइडिया ऑफ वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलने वाला है यहाँ से, और अगले आधे घंटे वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ठीक है, सो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी क्वेश्चन दिया है ना मैंने, ठीक है, जो कुछ भी क्वेश्चन पहले का दिया है ना उसमें टाइम दे देंगे केवल। कोई पार्टिकल ए से बी गया, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी हो रखा है, एवरेज वेलोसिटी। अब यही कर देंगे। ये देखो कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। उससे पहले एक चीज है एवरेज वेलोसिटी, किसे कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी मींस लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। लार्ज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल से एग्जांपल से लेके चलते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कोई पार्टिकल ना यहाँ से यहाँ 10 मीटर गया है। मान लो ये ए है, अपना चिंटू है ये, ठीक है, ये इसकी मतलब इसके दोस्त है। ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर गया है ये मिलने के लिए। इससे कैसे गया है पता नहीं, बस गया, ए से बी गया 10 मीटर। कैसे गया है हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसे गया हो सकता है कैसे गया हो, ऐसे गया हो, कैसे भी गया हो, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10, ठीक है ना। ये मैंने वेक्टर में बात कही थी जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कैसे भी गया हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका? 10 ही हुआ है। चाहे वो सर्कल में गया हो, चाहे वो नाचते गया हो, चाहे कैसे भी गया हो, उसका डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है? 10 है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये किसी को दिक्कत है? कैसे भी गया हो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। यस सर, 10 मीटर। चलो बताओ, ये जो ए से बी जाने में उसको हमें लगा है 10 सेकेंड। टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, A to B is how much? 10 seconds. Find the average velocity. Find the average velocity. 1 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा ये? 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है। 10 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, कितना हो गया ये? 1 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है कैसे भी गया हो। क्या पूछा, क्या बोला मैंने? हो सकता है कैसे भी गया हो, ठीक है ना। ये फर्क नहीं पड़ता है। ये ए से बी ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 10 मीटर हुआ है। टोटल जाने में कितना समय लगा है? 10 सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। इसका कहने का, इस डेटा का कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, अगर वो सीधे केवल सिंगल 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जाएगा तो भी यहाँ पहुंच जाएगा, ये सीधे अगर गया तो, ठीक है ना। और कोई और पाथ से जाएगा 10 सेकंड में पहुंचने के लिए, तो इसको ज्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन ए से बी जाने में इसको सबसे, अगर 10 सेकंड में पहुंचना है तो उसको 1 मीटर पर सेकंड से इस वेलोसिटी से जाना होगा, ताकि वो ऑन एन एवरेज क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकंड आ गया ये। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है। ये एग्जांपल नहीं, सब चीज डिस्क्रिप्शन है फिजिकल सिचुएशन का। हम बी की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। कोई पार्टिकल क्या होता है, ए से बी जाता है, बी से ए आ जाता है वापस।
goes from A to B and then returns back from B to A. What is the average velocity? 0 होगा। Returns back to the original position. Original velocity, original position or initial position. So what is the average velocity? 0. अब तो सबको पता चल गया ना, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ए टू ए? 0 Displacement 0 by 3, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कह रहा है वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी का कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी कहता है कि भाई अगर तुम्हें यहीं रहना था फिर घूम के गएगा वहां पे, क्यों पागलों वाला काम क्यों कर रहे हो, फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. कोई ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट ऐड करना हो, डिस्प्लेसमेंट ऐड करना हो, मतलब ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? हाँ, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है. जो सीधे चलता जाए, ए से बी गया, बी से सीधे गया, सी से डी गया. एक्चुअली सब तो एडिशन ही है, एडिशन और वेक्टर ही है, एक तरह सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है. वो ऐड के चक्कर में अभी रुक जाओ, अभी ऐड वाला मत समझने की कोशिश करो, इसको समझने की करो, फिजिक्स को समझने की कोशिश करो. डिस्प्लेसमेंट कहता है कि अगर तुम्हें यहीं रहना था तो फिर यहाँ पे फालतू में क्यों मगजमारी करने गए हो, तुम चुपचाप यहीं रहो ना, एक के पास. समझ रहे हो, एक स्पेसिफिकली ना एक डेडिकेटेड टर्म है फिजिक्स में इस चीज को कहने के लिए कि तुम्हें अगर इनिशियल से फाइनल पे जाना है तो भाई इनिशियल से फाइनल जाने के लिए एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेव है, दैट वे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वे इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड दैट द शॉर्टेस्ट वे. तो तुम्हें यहाँ से यहाँ अगर जाना है ना तो ऐसे जाओ आप, या यहाँ से यहाँ जाना है तो मत जाओ, यहीं आना है तो मत जाओ. ये डील नहीं करता है कि भाई यहाँ स्कूल हो सकता है, यहाँ हो सकता है कोई सामान लाने जाना हो, दूध लाने जाना हो, कोई भी चीज लाने जाना हो. वेलोसिटी इस पार्ट को डील नहीं करता है, टच नहीं करता है. वेलोसिटी कहता है कि अगर तुम्हें ए के पास ही रहना है तो तुम फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, यहीं पर रहो ना. ये ठीक है, ये इमोशनल नहीं है, ये एग्जैक्ट है. मतलब कहना चाह रहा है कि तुम्हारे पास एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ऐसा काम करने के लिए, क्यों फालतू में दिमाग खराब कर रहे हो अपना. कहो कि नहीं मुझे तो भाई पता करना है, क्योंकि मुझे तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फिर वापस आना ही पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि मुझे सामान लेना है. अगर सामान लेना है तो मैं उसके लिए क्या डिसाइड किया, चलो तुम्हारे लिए मैंने एक नया टर्म डिसाइड किया है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के लिए क्या बोलेंगे हम, टोटल पाथ लेंथ. एक अलग से कैटेगरी डाला हमने डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का. होल आइडिया समझने की कोशिश करो. ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के, ये तो लिखा हुआ हर टेक्स्ट में लिखा हुआ है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है. इसका ना पीछे का ना रीजन समझो, इसके पूरा का पूरा दुनिया समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है. मैंने जब पढ़ाया था वेक्टर तो बताया था अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो शायद आज हम पढ़ नहीं रहते इतना दूर बैठे हुए, है कि नहीं. यू वुड नॉट हैव द एक्सेस ऑफ दिस क्लास. स्लोली धीरे धीरे रियलाइज होगा कितना इंपॉर्टेंट था बैठ के पढ़ना इस क्लास में, है कि नहीं. कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसे जगह ऐसे लोग से पढ़ना जो कहीं ना कहीं ज्यादा चीजों को देख रखा है. ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा ही. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो आज हम नहीं समझ पाते इस बात को और आज हम नहीं पढ़ रहे होते और दुनिया कहीं ना कहीं आज भी पीछे ही रहती. 1905 में जिस तरह से स्पेनिश फ्लू आया था उस तरह से ये भी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके निकल जाता, है कि नहीं. तो ये जो चीज है ये हमें समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट ने बहुत सारी चीजें बदला है और डिस्प्लेसमेंट के आइडिया को समझना पड़ेगा. जितना तरीके से आइडिया से पढ़ोगे ना, फील करके पढ़ोगे ना फिजिक्स को, उतना ही समझ में आएगा. नहीं फील करके पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा. अब ये बताओ टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया इस केस में, ए टू ए के लिए, ए टू बी अगेन बी टू ए, टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया. अगर डायरेक्टली सीधे गया है तो 10 + 10, सब लोग हैं क्या, 20 मीटर हो गया नहीं. टाइम टेकन मान लो 10 सेकेंड ही है. टाइम टेकन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी. नहीं ध्यान रखना है वो स्पीड होगा. हाँ अभी 20 टाइम सेकेंड हो गया ये, तो उसके लिए एक अलग से टर्म डिफाइन किया है, सब कुछ अलग से डिफाइन किया हुआ है. स्पीड, टोटल पाथ लेंथ और टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ये ध्यान रखना है कि सीधे के लिए हम मान रहे हैं ए से बी गया, बी से गया स्ट्रेट लाइन में, कोई और लाइन होता तो उसका लेते हो. ठीक है, क्या बोल रहे थे ऋतिक और सुंदर.
समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो बड़ी फेमस क्वेश्चन है, सब लोग देते हैं, हम भी दे देते हैं। एक पार्टिकल लिखो तो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर आर्क, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर आर्क and after time t reaches at diametrically opposite point. Opposite point. Find first. Circular arc of radius r. ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है ना? टाइम t में कहाँ पहुंच देता है? A से डायरेक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B पे पहुंच गया है, ठीक है ना? इसका रेडियस r है। फाइंड A, डिस्टेंस D, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट सर पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 2r, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का सीधा देखो, यहाँ से यहाँ जाने में सीधा कितना कितना लगा है ये, ठीक है ना? 2r ये 2r, इसको लिख दो आई कैप, वेक्टर में लिखना जरूरी है। डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर, इसका कोई वेक्टर नहीं होता। डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हम क्या डिफाइन करते हैं? स्पीड डिफाइन करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी। ये जितने भी बड़े बड़े टर्म ले रहे हैं, बड़े बड़े वैल्यू के लिए लिखते हैं, बेसिकली उनको बोलते हैं एवरेज, क्योंकि हमें पता नहीं कैसे गया है वो, धीरे गया है, मतलब बीच रास्ते में सो गया, नहीं सो गया, या सीधा चला, मतलब वो एवरेज है, ऑन एन एवरेज कितना से मूव करेगा ये? 2r/t आई कैप। एवरेज वेलोसिटी इतना हो गया। स्पीड कितना हो गया? पाई r/t। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस ऐसे ही होता है, एवरेज स्पीड। So the thought of average is very important. Thought of average, thought of instantaneous बहुत important है। अभी ना थोड़ा देर बाद एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट क्या है, कहां से समझ में आता है ये। इसी में दूसरा अगर ले ले, पूरा सर्कल में घूम रहा है ये, कंप्लीट सर्कल। पार्टिकल मूव्स इन अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है ना? चलो बताओ कितना होगा डिस्टेंस? सर 2 पाई आर। 2 पाई r डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो या 0 0, ठीक है? जाके कहीं से कहीं मूव के कहीं आ गया ना, उसको जीरो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम। ये फर्क कतई नहीं पड़ता वो कैसे क्या किया उसने, ठीक है? चाहे वो कैसा भी पाथ हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो एलिप्टिकल हो, अगर ए से ए के पास आया है फिर से तो डिस्प्लेसमेंट 0 कहता है। चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी करे वो घूम के वहीं आता है, डिस्प्लेसमेंट 0 कहना है, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी क्या करना है? 0। एवरेज स्पीड तो अलग होगा, एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब हम ना थोड़ा डिस्प्लेसमेंट को ना, वेलोसिटी को हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, ठीक है? सिंगल डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं। अभी तक मैंने रेक्टिलिनियर की बात ही नहीं की कि रेक्टिलिनियर होता क्या है। रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, देखो इधर,
कोई पार्टिकल ऐसे चले ना स्ट्रेट लाइन में, सीधा 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 लाइन में, उसको रेक्टेंगुलर मोशन कहते हैं, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि सीधा ऐसा ही हो, सीधा वर्टिकल भी हो सकता है, सीधा ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक सिंगल डायरेक्शन है। कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ईस्ट किसी को नाम ईस्ट दे दिया, मतलब ये नहीं कि ईस्ट ही एक डायरेक्शन होता है, वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है जो हमने डिसाइड किया है कि स्टैंडर्डाइज। तो कोई आपसे पूछता है ना कितने डायरेक्शंस होते हैं, तो इनफाइनाइट बताया करो, बेवकूफ वाला मत बताया करो 8 डायरेक्शंस होते हैं, 6 डायरेक्शंस होते हैं। बचपन में आता था ये बस समझाने के लिए कि ईस्ट इसको कहते हैं, वो नॉर्थ इसको कहते हैं। स्टैंडर्ड पूछता हो कि हमने स्टैंडर्ड क्या डिफाइन किया, तब बता सकते हो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ऐसा कुछ, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, हर डायरेक्शन का ना एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे मत फिजिक्स को क्या करो बायस, साइंस किसी चीज के लिए बायस नहीं है, सबको ने एक ही नजरिए से देखता है, हम बायसिंग क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, सभी के सभी रेक्टिलिनियर मोशन है। कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव करेगा उसको रेक्टिलिनियर मोशन की कैटेगरी में डालेंगे हम। इसको ना भारी भरकम लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। सर साउंड क्या साउंड नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। अच्छा, हाँ फिर डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन। इसको ना भारी भरकम लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, कोई सीधा चल रहा है हॉरिजॉन्टल जा रहा है, कोई वर्टिकली ऊपर से कोई नीचे गिर रहा है, कोई ने किसी ने ऐसे सीधा फेंक दिया ग्राउंड पे, किसी ने ना कंचे को ना ऐसे फेंक दिया, वो भी एक हॉरिजॉन्टल ये कहते हैं, रेक्टेंगुलर मोशन में आता है। कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको दिखता है ना, उसको एक रेक्टेंगुलर मोशन को कैटेगरी में डालते हैं। केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होना जरूरी नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल? ये कतई जरूरी नहीं है कि केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हो। देखो, if particle motion is such that if particle motion is such that it requires minimum one dimension to represent the associated quantities. What are the associated quantities? Position, displacement, velocity, acceleration, ये सब सुन रखा होगा आपने।
इसको बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। एक लाइन का पता चल जाएगा तो दो परपेंडिकुलर लाइन को पढ़ लेंगे, अपने आप सारा चीजें मर्ज हो जाएगा। फिर अंदर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे, 3 डायमेंशन हो जाएगा। पहले वन डायमेंशन को पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं हम, इस तरह से जा रहा है, अभी तो हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, तो इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। बस यही है, बाकी सब सेम ही है। चलो लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है एक पार्टिकल ना ए से बी गया है, ए टू बी। पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। पहला निकालना है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को डी मान लो। डिस्टेंस सबको पता है डी होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी डी लिखना है लेकिन आई कैप लिखना है, ठीक है। तीसरा, मान लो टाइम टी लिया है, ये स्पीड कितना, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? डी अपॉन टी, नहीं डी पर सेकेंड, डी पर सेकेंड, डी बाई टी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डी आई कैप अपॉन टी, डी आई कैप अपॉन टी। इसको डेल्टा डी बाई टी, डी आई कैप बटा टी। डेल्टा डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी को टी नाम दे दिया, वैल्यू कुछ ना कुछ तो वैल्यू ही होगा ना वो टाइम। 5 से 10 का हो, 5 मान लो कि टी को 0 पे स्टार्ट किया मैंने, और 5 सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट करेंगे और 10वें सेकंड में पहुंच गए। बात तो वही हो गया ना कि जब स्टार्ट किया तो उस समय टी को 0 मान लो, नहीं डेल्टा टी लिखो या टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है। बट अगर पूछा आपने तो बता दें। अब ये ऐसे सिनेरियो में ना ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, ठीक है। कब? जब पार्टिकल ने ना अपना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं किया हो और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। लिखो तो, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, if particle is moving in a straight line, not only this straight line, any straight line, moving in a straight line, and direction of its motion remains unchanged, direction of motion remains unchanged, then distance and magnitude of displacement, magnitude मतलब value, is same. Second thing is average speed and magnitude of average velocity. मैं बार बार एवरेज लिख रहा हूँ, किसी को डाउट नहीं हो रहा है एवरेज का क्या मतलब है? मतलब कुछ और सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। गलत है। तो कौन सा एवरेज? सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, कह सकते हो। कम से कम इतनी होनी कौन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अभी क्वेश्चन से समझते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये अपना चिंटू है। सर मतलब पर यूनिट टाइम में वो इतनी दूरी तय कर रहा है, इतनी स्पीड से। हाँ आ रहे हैं। ये अपना चिंटू है,
चिंटू ना मूव करना स्टार्ट करता है, ए से बी की दूरी 5 सेकंड में तय करता है, बी से सी की दूरी भी 5 सेकंड में तय करता है, ठीक है, 5 सेकंड। ए से बी की दूरी 10 मीटर है, बी से सी की दूरी भी 20 मीटर है। ऐसे दिखाया तो मैंने छोटा है लेकिन 20 मीटर है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान लो सी है यहाँ पे। इसको 10 मीटर के नाम देंगे हम। क्लियर? चलो बताओ, V एवरेज फ्रॉम A टू B। V एवरेज फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा? सर 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। सेकेंड देखो, V एवरेज फ्रॉम B टू C। सर 4 मीटर पर सेकंड आई कैप। 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। 2 और 4 सबको समझ में आ गया ये एवरेज। अच्छा, ये Yes, किसी को sir. पता है क्या? मैंने कुछ दिया नहीं, मैंने कुछ कहा क्या कि ये हमेशा कांस्टेंट 2 से मूव किया है? मैंने ऐसा कुछ बोला है क्या? क्या मैंने कहा है कि ए ने हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड से ही मूव किया है? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने बोला कि ए से बी जाने में कितना समय लगा है? 5 सेकेंड लगा है। वो 10 मीटर था, कुछ भी ले सकते हो आप, 1 किलोमीटर ले सकते हो, 1 घंटे के लिए ले सकते हो। बी से सी जाने में सी चिंटू को कितना समय लगा है? 5 सेकंड। 5 सेकंड 5 सेकेंड ही लगा है। तो कितना एवरेज से गया है वो? 4 मीटर पर 4 सेकेंड। मीटर पर सेकंड। सर 4 से क्या गया मैंने तभी ये कहा? ट्रैवल। हाँ कभी, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से गया। ये कहा क्या? नो सर, ये नहीं। ये कतई नहीं कहा गया है। हो सकता है वो 2 सेकंड तक आराम किया हो और अगले 3 सेकंड में फटाक से यहाँ से यहाँ भाग गया हो, ठीक है ना। यस तो हमने जो टाइमर स्टार्ट किया है, जो भी टाइमर स्टार्ट कर दिया एक बार, वहां से लेके अगर हम t इक्वल टू 0 की बात करते हैं कि हाँ टाइम स्टार्ट, तो जैसे हमने स्टार्ट किया था हमने पाया कि 5 सेकंड बाद ये यहाँ था और अगले 5 सेकंड में सी के पास था। ये हमें नहीं पता है, ये नहीं पता था कि बीच में उसने क्या किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलता है ना, तो भी ये बी के पास पहुंच जाता। नहीं, ध्यान सुनना इस चीज को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जो आगे बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे ना मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, कैसे हम लोग अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं खूब ढेर सारा पढ़ के एक साथ एग्जाम से पहले। ये सब जो चीजें है ना, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड से भी मूव करूंगा तो भी कितना पहुंचेगा ना यहाँ पे। अगर मैं 4 मीटर पर सेकेंड से पहुंचता तो भी मैं सी पे पहुंच जाता ना, बी से सी। अच्छा ये बताओ फिर, V एवरेज फ्रॉम A टू C। सर 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड ना, 3 मीटर पर सेकेंड नहीं। क्या ये तीसरा क्या दे दिया? तो अलग ही रिजल्ट दे दिया ये। नहीं, ये इसने कहा कि भाई तुम क्यों पागलों की तरह काम कर रहे हो। मान लो कि अगर मैंने मान भी लिया कि तुमने 2 मीटर पर सेकेंड से मूव किया है, मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तुमने 4 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट से मूव किया है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, 3 मीटर पर सेकेंड से भी जाओगे ना तो भी 10 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाओगे। नहीं, तुम अगर 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर, सॉरी क्या, अब आया समझ में? आवाज नहीं आई अभी। क्या आ गया है समझ में। तो 3 मीटर पर सेकंड से भी जाओगे ना तो भी पहुंच जाओगे ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू देता है किसी भी इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए। एवरेज का मतलब होता है, ठीक बोला था जिसने बोला था कि कांस्टेंट एक वैल्यू निकाल के देता है आपको कि भाई अगर आपको ए से सी तक जाना है, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू से भी मूव करोगे तो उतना ही समय में पहुंचोगे, इंस्टेड ऑफ कि टुकड़ों में जाओ 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से, इस तरह से। इन केस अगर मैं ऐसा कुछ रिजल्ट क्वेश्चन लेता हूं तो
ठीक है ना। अभी तो मैंने कल डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कि कांस्टेंट यहाँ से यहाँ गया, कांस्टेंट यहाँ से यहाँ गया, फाइंड एवरेज, ठीक है ना। बट इसको सोचने की समझने की कोशिश करो। एक ना अलग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ही हैजार्डनेस क्रिएट करते हैं इसमें। ए से बी सबका डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। ए से ए नहीं, 10 मीटर नहीं लेते, अलग अलग लेते हैं। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया और एफ पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ 10 ले लो, यहाँ से यहाँ 20 ले लो, यहाँ से यहाँ 30 ले लो, यहाँ से यहाँ फिर से 10 ले लो और यहाँ से यहाँ फिर से 20 ले लो। ये इतना कवर किया 5 सेकेंड में, ये इतना कवर किया 10 सेकेंड में, इतना कवर किया 20 सेकेंड में, फिर से 30 सेकेंड में, और ये 40 सेकेंड में कवर किया है अगला 20 मीटर, ठीक है। तो आपको पहले बताना है ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी कितना है। पहले ये बताओ, 1 मिनट, सबका एवरेज बताओ। वी ए बी एवरेज कितना होगा? मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है। वी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? फर्स्ट केस में ए टू बी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड आई कैप। बाकी सबको पता है ना, ये इसका 2 होगा, इसका कितना होगा? इसका भी 2 होगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 मीटर पर सेकंड आई कैप। इसका हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा 1/3 और इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बताओ ए से एफ का वी एवरेज ए टू एफ कितना मीटर है टोटल? 10 + 20 30 30 60 30 90 90 डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम? 40 + तो 6/7 आ जाएगा। 7 अच्छा, 50 + 30 70, 30 + 20 is 90, 90 + 10 is 100, 105, correct. 6/7 मीटर पर सेकेंड आई कैप, क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि आपने ऐसे चलने की जरूरत नहीं था, ऐसे चल सकते थे आप, आपको ऐसे चलने की जरूरत नहीं है। टुकड़ों में 2 से चलो, ये 2 से चलो, ये 1/2/3 से चलो, ये 1/3 से चलो, ये 1/2 से चलो, ये टुकड़ों में चलने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हैं ए से एफ तक 90 मीटर, अगर कितना सेकंड लगा हुआ है? टी इक्वल टू कितना लगा है? 105 सेकंड में मूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लो, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट वैल्यू ले लो और ये कितना से मीटर से मूव कर लो? 6/7 मीटर पर सेकंड से। मतलब एवरेज एक लमसम वैल्यू देता है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है किसी भी काम को करने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए। ये जो कंसेप्ट ऑफ एवरेज है, ये यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह देखो, आपने हर जगह एवरेज निकाला होगा कि नहीं? कभी सोचा इसका इतना बड़ा यूज हो सकता है? आपको ना एक कहानी बताते हैं, उस सर कहानी हाईवे पर, क्या सर हाईवे पर सर मान लीजिए सर 20 किलोमीटर पर आवर से चलने हैं, तो सर हाँ, कितनी दूरी तय कर लेंगे? देता है ना एक एवरेज वैल्यू। आप इतना दूरी चलोगे तो इतने, इससे भी चलोगे तो भी उतना ही। तो हम क्या करते हैं, पूरा स्पीड अप करते रहते हैं, व्हीली करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ से वहां जाने की कोशिश करते हैं, पहुंचते उतना ही समय में, इतना भीड़ भाड़ ट्रैफिक में, अपना कलाकारी दिखाते रहते हैं। उसके चक्कर में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है, यस, है कि नहीं? तो ये स्मूथनेस को दिखाता है। ये एवरेज का मतलब क्या होता है? ये आपको ना अप्रोच ऑफ स्मूथनेस दिखा रहा है, ये कितना स्मूथ वे से आप जा सकते हैं यहाँ से। मतलब ये स्मूथनेस को प्रोपोगेट करना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि आप ना हैपेजार्डनेस मत क्रिएट करो, लेस हैपेजार्डनेस। जितना ज्यादा चीजों को बदलोगे उतना ही हैपेजार्डनेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एक कामनेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये, है कि नहीं? पीस ऑफ माइंड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हैं? इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाईवे पे हो गया, ना जाने कितने ऐसे चीजों देखा होगा ना। एवरेज निकालो, एवरेज का मतलब क्या हुआ? 2 पेन इतने रुपए में बिकते हैं, 3 पेन में 3 ऐसे पेन है, पार्कर का पेन अलग है, रेनॉल्ड्स का पेन अलग है, मोंटेक्स का पेन अलग है। 10 पेन ले लिया हमने, बोला कि टोटल प्राइस इतना हो रहा है, बताओ भाई इसका एवरेज प्राइस कितना होगा? एवरेज प्राइस पता चला कि 5 रुपए ही था। मतलब जो काम आप क्या बोलते हैं उसको, रेनॉल्ड से कर रहे हैं, जो प्राइस आप 20 रुपए की पेन खरीद के कर रहे हैं, वही काम आप 5 रुपए वाले पेन से भी तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है कि नहीं? अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें, ऐसे कि 3 पेन इसका लिया, 4 पेन इसका लिया, 3 पेन इसका लिया, ठीक है, और 4 पेन इस तरह से ले लिया हमने, 5 पेन अलग अलग कंपनी का ले लिया,
बाद में पता चला कि इसका एक पेन का दाम था 20 रुपया, इसके एक पेन का दाम था 3 रुपया 10 रुपया ऐसा कुछ था, और इसका 2 रुपया था। हमने अलग अलग लिया। इसका ना एवरेज निकाल लेते हैं। हम पता आता था ना बचपन में पढ़ने के लिए, एवरेज निकालो, नहीं पढ़ा है ऐसा एवरेज? कुछ तो 16 आ गया। कुछ ना कुछ एवरेज आता था ना अपना। सर ऐसे 16 नहीं आएगा। तो 10.6 तो कुछ तो आएगा ना यहाँ पे। 100 रुपये हो गया तो कहता Yes. है कि भाई क्यों फालतू में इतने मगजमारी कर रहे हो, इतने अलग अलग चीजों को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसा खरीद लो ना 10.6 वाला जो आता हो। नहीं, एक 10.6 रुपीज वाला कोई पेन खरीद लो, 2 रुपए वाला कोई पेन खरीद लो, 3 रुपए वाला कोई पेन खरीद लो, उससे भी काम चल जाएगा आपका, लिख सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ एवरेज को समझने की कोशिश करो आप। ये कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं टेक्स्ट में ना क्वेश्चन करने के लिए करने के समय भूल जाते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि है क्या, ये डिफाइन करना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, यही नहीं कर पाते हम। तो समझने की कोशिश करो। एवरेज का मतलब होता है स्मूथनेस। एक कहानी याद है कछुआ और खरगोश वाला? कुछ लोग ना खरगोश वाला काम करते हैं, हड़बड़ाहट में रहेंगे। मैंने सही लिखा है क्या हिंदी? मुझे, मैं हिंदी भूल भी गया हूँ कैसे लिखा जाता है खरगोश। खरगोश सही लिखा ना मैंने? कुछ लोग ना, कछुआ एक खरगोश होता है। कहानी सुना होगा आपने कि कछुआ जो खरगोश है ना, खरगोश सो जाता है यहाँ पे, और कछुआ धीरे धीरे कछुआ के चाल से चलते हुए आराम से जाता है और पहुंच जाता है। जाना दोनों की यही था, ए से बी, है कि नहीं? जाना दोनों की ए से बी ही था, लेकिन कछुआ ने क्या किया? आराम से गया। ये क्या सोच लिया? इसने गलती नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं है इसमें कि तुरंत जाके कांस्टेंट फास्टर वेलोसिटी से जाओ और यहाँ पहुंच जाओ। ये सो गया यहाँ पे। सर खरगोश वेरिएबल वेलोसिटी से गया और कछुआ कांस्टेंट वेलोसिटी से। हाँ, तो खरगोश गया तो खरगोश गया, सॉरी खरगोश, रैबिट, या रैबिट जो है किससे गया? वो वेरिएबल वेलोसिटी से गया, लेकिन कछुआ आराम से गया। वेरिएबल वेलोसिटी जाने से क्या हुआ? ज्यादा वियर्स एंड टियर क्रिएट हुए बॉडी में, और वो थक जाता है जाके वहां पे, और कुछ देर लेके सोचता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि वो तेज चल रहा था, कॉन्फिडेंस इसलिए भी था कि उसे पता था कछुआ स्लो चल रहा है। नहीं, उसी रैबिट को ना किसी कुत्ते के साथ दौड़ा दो, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हम जीतेंगे। तो इसका एक रीजन था कि उसको कॉन्फिडेंस आ गया, सो गया वो। अब वो हार जाता है, देखता है कि ये भी जल्दी जल्दी भागता है, पहुंचता तो वो भी है, लेकिन पहले ये पहुंच जाता है। ये लाइफ में ना डिसिप्लिन रहा करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पहले 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे बहुत पढ़ाई किया मैंने, बहुत, या 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, पता चलता है कि रिजल्ट नहीं आया, और ढिढोरा पीटेंगे कि 2 महीना में इतना लेके आ गए। ये बेवकूफी है। ये इस तरह की बातें ना, ये बचकानी जो हरकतें हैं ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको दिखने में ऐसा लगता है, मेरे जैसे आदमी के पास आओगे ना, तो पूरा मैथमेटिक्स एनालिसिस करके ना आपको बताएंगे आप गलत कहाँ थे, और हर चीज का ना बिहेवियर एनालिसिस करके बताएंगे कि हाँ ये कहाँ यहाँ गलत किया है आपने। ये ढिंढोरा ऐसे ढिंढोरे नहीं पीटने वाले बच्चों से, लोगों के सोच है ना बचा करो, जो 2 महीने पढ़ के ना कहते हैं कि हमने इतना मार्क्स ला दिया, अगर 3 महीने पढ़ते तो कितना लाते? अरे तुम पढ़ते तब तो, पढ़ तो तब रहे हो जब टेंशन आ रहा है। तो टेंशन से पढ़ना और खुशी से पढ़ना, 2 अलग अलग अप्रोच है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। जो खुशी से पढ़ता है ना, उसके अंदर सीखने की कला होती है, वो सीखना चाहता है। जो 2 महीने पढ़ता है, वो सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा है। उससे पूछो कि एग्जाम में लिखा क्या है, उसे कुछ पता नहीं हुआ 1 महीने बाद क्या लिखा है उसने। तो वो सीखने के लिए नहीं पढ़ा, वो मार्क्स लेने के लिए पढ़ा है, और मार्क्स तो आजकल इंडिया में ऐसे फ्री में भी बट रहे हैं। तो डिसिप्लिन बनो, डिसिप्लिन अप्रोच रखो लाइफ में। पहला चीज, कुछ भी करो डिसिप्लिन वे में करो। सुबह उठो जल्दी, थोड़ा सा फ्रेश हो, एक्सरसाइज करो, जो कुछ भी करना है काम करो, एक फिक्स रूटीन बनाओ। मैथ और फिजिक्स इतना आसान लगेगा ना, और इतना आसान से समझ में आने लगेगा ना, लगेगा कि फिजिक्स तो जीवन की बातें चल रही है अपने को, है कि नहीं? एवरेज के क्या देता है अपने को ज्यादा कहानी में नहीं जानना है। एवरेज का मतलब क्या हुआ? एक डिसिप्लिन वैल्यू देता है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। एवरेज, व्हाट एवरेज गिव्स? कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, right? That it gives the constant value of a physical quantity or any quantity here where in such a way that not such a way that
such that same can be achieved with that value in the given time. ऊपर रिकॉर्डिंग आ रहा है क्या? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ऊपर दिख रहा है क्या? ये मोबाइल हैंग कर गया जैसे। वेरिएबल Yes, sir. वेलोसिटी, यस सर दिख रहा है। ठीक है, एवरेज का मतलब ये होगा। सेम चीज एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस आ जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है ना? इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये क्या लिखा हुआ है, इससे क्या समझ में आता है, इसको उतारो अपने आप में। फिजिक्स का हर एक कंसेप्ट कहीं ना कहीं एक जिंदगी के बारे में बताएगा, एक नहीं ना जाने कितने सारी चीजों के बारे में बताएगा वो, है कि नहीं? ये खुद में खुद ही एक फिलोसफी है, हर एक सब्जेक्ट खुद में एक फिलोसफी है। समझने की कोशिश करो। चलो क्लास दूसरा सवाल करते हैं जिसमें उल्टा वैल्यूज दिया हो। ये अपना चिंटू जो है ए से बी जाता है v1 वेलोसिटी से, इसको s डिस्प्लेसमेंट नाम दे दो। बी से सी जाता है v2 वेलोसिटी से, है कि नहीं? वो भी s डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली निकाल देना है, चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एवरेज वही होता है, कांस्टेंट का वैल्यू का चेंज नहीं होता है। चलो लिखो इसको, फाइंड v एवरेज फ्रॉम a टू c। कितना आंसर आएगा? मतलब v1 v2 के अलावा एक कौन सा कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए? सर टाइम। टाइम वही तो निकालना है आपको, ये तो दे रखा है ना मैंने, टाइम निकालने का। टाइम निकालने का हिंट दे रखा है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? v2 minus v1 v into s, नहीं v into s होगा टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना? t1 plus t2 अरे यहाँ से यहाँ s डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ s है, टोटल कितना v2 हो गया? minus v1 सर v1 plus v2 सर 2s अपॉन v सर v1 plus v2 अपॉन 2s। सर टाइम आ गया। अरे कैसे? अगर डिस्प्लेसमेंट s दिया है, वेलोसिटी v है कांस्टेंट, कितना टाइम लगेगा उसको जाने में वहां से वहां? कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है सबको? कांस्टेंट बताना पड़ेगा पहले, मुझे लगता होगा। कौन से मतलब कोई चेंज ना हो कोई, तो कोई चीज यहाँ से, फिक्स नंबर। ये बताओ 2 मीटर पर सेकंड से गया कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर, कितना समय लगेगा जाने में? ये ए से बी 10 मीटर है, 2 मीटर पर सेकंड से गया है कांस्टेंट से, कितना समय लगेगा जाने में? अरे ये इतना तो आना चाहिए ना, मुझे तो लगा इतना आता होगा। ये 10 मीटर डिस्टेंस है सर 5। तो 5 सेकंड लगेगा ना उसमें। सर यस।
ये मान लो 20 मीटर, ये भी 10 मीटर है, लेकिन ये गया है 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट से। ऐसे डेटा ले लेते हैं, कितना समय लगेगा जाने में? 10/4 लगेगा ना इसमें। सर ऐसा 2.5। सब दिया हुआ था। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2s। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2, 2s, s बाई v1 प्लस s बाई v2, 2/1/v1 प्लस 1/v2। क्लियर? यस सर। अच्छा रुको, कांस्टेंट बता देते हैं, सबको लगता है नहीं पता है। लिखना कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी उस मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 100 मीटर है। ए से बी जाने में कितना समय लगेगा? मतलब हमेशा 10 मीटर मेंटेन किया है। वो स्पीडोमीटर कांटा देखे हो ना, ये वो सीधे जा रहा है, वो एकदम सीधा, चेंज नहीं हो रहा है। और उसका स्पीडोमीटर कांटा भी नहीं चेंज हो रहा है, एकदम 30 पे है ना, 20 पे चल रहा है, 20 वाले पे। कितना टाइम लगेगा इसको जाने में? अच्छा 10 सेकेंड। तो जवाब दे दिया। इतना छोटा छोटा चीज पढ़ाने के लिए बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? ये हर जगह 10 से जा रहा है, ये कहीं नहीं चेंज किया उसने, एकदम स्मूथली जा रहा है, 10 सेकंड में पहुंच गया है। ठीक है, इसका एवरेज वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा? हमेशा ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी का हमेशा कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से निकालते हैं। ये फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। टोटल वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइडेड बाय टाइम नहीं करना है। क्लियर? तो ये आ जाओ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये 10 सेकंड हो गया। ये 10 सेकंड दिया तो है, 10 मीटर पर सेकंड। आई कैप कहाँ से आ गया इसमें? कुछ से कुछ निकाल लो क्या? हेलुसिनेशन हो रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में? ठीक है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्मूथली एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। मुझे नहीं लगता कोई जरूरत पड़ेगा इसको समझाने में। कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू है, कभी बदला नहीं है, ना डायरेक्शन बदला है ना मैग्नीट्यूड बदला है। समझ में आया ये? देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फिर वही एग्जांपल लो। अच्छा फिर ठीक से तो अब इसके टर्म में देते हैं। ए से बी है 10 मीटर, बी से सी भी है 10 मीटर, और सी से डी भी है 10 मीटर। ठीक है ना? ए से बी कवर करता है 2 मीटर पर सेकंड से, बी से सी जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। 4 मत ले लो, 5 लो ताकि कैलकुलेट करने में आसान। और ये यहाँ से यहाँ गया है 1 मीटर पर सेकंड से। सारे कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये जो है ना आपको एवरेज निकालना है। फिर तो पहले बताओ इसका t1 कितना हो गया? 5 सेकंड हो गया। इसका t2 कितना हो गया?
2 सेकेंड, इसका हो गया 10 सेकेंड। चलो बताओ वी एवरेज फ्रॉम A to D 30/17, 3/7, हाँ 17। 30/17 नो, यस यही तो मैं उसी में दिया था क्वेश्चन, सिंबल के फॉर्म में दिया था। अनदर वे क्या हो जाएगा, ये यहां से यहाँ क्या दिया है, ये S है, इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, अलग अलग वेलोसिटी से क्या है, V1 V2 कांस्टेंट एंड V3 कांस्टेंट। और प्लीज ना हो सके जितना हो सके लाइव क्लासेस मिक्स मत किया करो, ये रिकॉर्डेड तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कोई मतलब नहीं है रिकॉर्डेड समझने के, आप बैठ के ना पैसिवली स्टडी करने लगते हो। तो ये बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके वीडियो, आप कहोगे तो मैं खुद ही नाम बता दूंगा, ठीक है, किससे पढ़ना है आपको समझ में भी आएगा। 1-1 घंटे का लेक्चर बना रखा है उन्होंने फिजिक्स के लिए, बाकी तो मैथ्स के लिए मैं कुछ एक मोहित त्यागी सर हैं, वो भी पढ़ सकते हैं उससे आप। केमिस्ट्री का कोई मिला नहीं ढंग का यूट्यूब पे। फिजिक्स में बहुत सारे लोग हैं, जो फिजिक्स वाला करके पढ़ाता है उसमें भी पढ़ सकते हैं, बट प्लीज अटेंड करो लाइव क्लासेस, ठीक है, इंटरेक्ट करो, बातें करो, इससे ना बहुत सारी चीजें बदलेगा अपने आप में। सीखना जरूरी नहीं है, फिजिक्स पढ़ना केवल जरूरी नहीं है सुन के, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिक्स को अपने जीवन में उतारना, मैथ को जीवन में अपने उतारना और केमिस्ट्री को जीवन में उतारना, उनके जो आइडियाज है उनको जीवन में उतारना। ये तभी आएगा जब आप इंटरेक्ट करोगे, आप बोलोगे, है कि नहीं, आप फीडबैक दोगे अपने तरीके से, आप अपने फीडबैक सुनोगे कितना बदला है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन ठीक है, एक सप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन एक पूरा का पूरा टीचिंग को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। अब बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट भी हैं, एक ही तरह देखते रहो। इसको बताओ कितना होगा वी एवरेज, पहले टोटल टाइम निकाल लो कितना है, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इनफैक्ट T3 ही तक ही है, तो T1 कितना हो जाएगा, S by V1 V1 S by V2 SY_V2 SY_V3, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फिर, एक मिनट, एवरेज मतलब टोटल लमसम। और इस आइडिया को ना जितना ज्यादा समझोगे ना कोशिश करोगे उतना ही समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि बड़े बड़े सवाल ना इस आइडिया पे बनाए जाते हैं, और लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि एवरेज का मतलब क्या होता है, खाली फॉर्मूला रख लेते हैं। 3S आएगा, 3S, यस 3S ही होगा ना, S प्लस S तो आंखों से ही दिख रहा है। तो वी एवरेज कितना हो गया, 3S बाई S बाई V1 प्लस S बाई V2 प्लस S बाई V3, S कैंसिल हो गया, 3/1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3, ठीक है। ओके सर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 बाई वी एवरेज इक्वल टू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई 3, अगर 3 है तो, इफ 2 then 2 by V average is equal to 1 by V1 plus 1 by V2 plus 1 by V3। अगर n डिस्प्लेसमेंट्स है, n इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स है, अलग अलग वेलोसिटी से कवर किया गया है, तो क्या लिख देंगे, ऐसी n इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। जीरो टू S हो गया है कितना में, V1 में, S टू 2S कितना में हुआ है, V2 में, 2S टू 3S कितना में गया है, V3 में, एंड सो ऑन। सो V एवरेज कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है, V एवरेज कितना आ जाएगा, n बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 1 बाई Vn। ये देखो कितना आसान है। सुनो, एवरेज के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी।
तो जब भी आप बोर्ड के सवाल कर रहे होगे ना, एक एक चीज लिखेंगे आप यहाँ से। जैसे लिखा है ना मैंने, टोटल डिस्टेंस की, टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सब चीज लिखेंगे आप। लिखने का आदत डालना है। आदत इसलिए भी डालना है क्योंकि साइकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड को इस तरह से लिखना। बोर्ड वाले पागल नहीं है जो आपसे पूछते हैं कि हाँ इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। उसका बहुत बड़ा रीजन है। मुझे पहले लगता था बेवकूफी कर रहे हैं ये बोर्ड वाले, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। एक तो ये रीजन होता है वो जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं इसके बारे में। दूसरा इसका बहुत बड़ा पीछे का बैकग्राउंड का साइकोलॉजिकल रीजन है। एक एक चीज को लिखना कि हम इसको कैसे यूज किए हैं, कहाँ से यूज किए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर आपका, ये ध्यान रखना आप। अभी तो मैंने इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, अब लेते हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में। अब टाइम दिया रहेगा, इक्वल टाइम इंटरवल। फटाफट एक सवाल बता दो। कोई आदमी यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड चलता है, फिर अगले में क्या करता है, फिर चेंज कर देता है 5 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड से, फिर 5 सेकंड से चलता है। तो बताओ कितना एवरेज हो जाएगा, वी एवरेज। फॉर्मूला को गांठ बांध के रखो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। भूल मत जाओ कहानी कछुआ खरगोश के चक्कर में। कहानी बस इसलिए होता है कुछ सिखाने के लिए होता है। कहानियां का मतलब ही होता है सिखाना। सर 3 मीटर पर सेकंड। कितना है बेटा? सही है, 3 मीटर पर सेकंड। करेक्ट, वेरी गुड सर 3 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। करेक्ट। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है। 10 + 20 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 10, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यस सर। अगले क्लास में जो भी टाइमिंग दिया जाए ना, पहले आ जाया करो सब लोग, लेट मत होया करो, टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भेज रहा हूँ ढेर सारा, जिसको करना हो कर लेना। क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना, क्लास में आने से पहले पूछ लिया करो क्वेश्चन, ये है मेरा डाउट। ओके सर। बाकी बोर्ड के लिए अलग से सवाल, अलग बुक आता है, वो हम भेज देंगे चैप्टर के बाद में। अभी कोई चैप्टर बोर्ड जैसे कुछ पढ़ाया नहीं है। हाँ ये चीज पढ़ाया, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रखा है, तो सबका मैंने क्वेश्चन भेज रखा है, क्या क्या क्वेश्चन भेज सकता है बोर्ड में। यूज लिखा है ना, 4 यूजेस लिख रखा है ना उसमें, नोट्स में जो पीडीएफ भेज रखा है 4 यूजेस लिखा है ना, उसमें सारा क्वेश्चन किया हुआ है। आगे क्वेश्चन भी किया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो वो स्पेशली बोर्ड को सोच के बनाया हुआ है, और जो क्वेश्चन भेजा है वो ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मैं इसका भी एक थियरी नोट्स भेज दूंगा जो कि आपके लिए बोर्ड में काम आएगा, ऐसे ऐसे लिखने के लिए। मतलब बोर्ड, मेंस, एडवांस सब जगह काम आएगा। लेकिन अभी नहीं भेजेंगे, क्लास के अंत में भेजेंगे ये थियरी नोट्स। जितना पढ़ोगे ना उतना ही मटेरियल है, भरा पड़ा हुआ है क्वेश्चन जैसा पूरा मार्केट। ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच।